नमस्ते। सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान के इस 7वें व अंतिम एपिसोड लूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास को अगर एक शब्द में व्यक्त करना हो तो वह शब्द होगा लूट। क्योंकि अंग्रेजों के भारत आने और भारत को गुलाम बनाने का एकमात्र मकसद था हमारी सोने की चिड़िया को लूट लेना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो पहला भारतीय शब्द सम्मिलित हुआ वह था लूट, और 18वीं शताब्दी के अंत तक यह लूट शब्द ब्रिटेन में काफी प्रचलित हो चुका था, क्योंकि ब्रिटिश जनता इस लूट शब्द का प्रयोग बहुत ही शान के साथ करने लगी थी। वे शायद भूल गए थे कि लूट और कमाई शब्द में काफी अंतर है। दोस्तों, इंग्लैंड में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास देखें तो हैरानी होती है कि एक लंबे समय तक एक छोटे से बंद खिड़कियों वाले ऑफिस में बस 30 से 35 लोगों के ये एक छोटी सी कंपनी थी। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड व पूरा यूरोप अंदरूनी लड़ाइयों से जूझ रहा था और इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, भीषण सर्दी के कारण फसलों का बर्बाद होना और अकाल जैसी स्थिति का बनना, और दूसरा, चर्च के अंदरूनी धार्मिक मतभेद। इस सब के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के बहाने से अपने पैर जमाना शुरू किए। उन्हें भारत की प्राकृतिक व आर्थिक अमीरी ने अपनी ओर आकर्षित किया। अब देखते ही देखते कंपनी ने भारत में 250 क्लर्क्स और 20,000 लोगों की सैनिक फौज खड़ी कर ली। इस फौज में भारतीयों को ही नियुक्त किया गया, जिनका प्रतिनिधित्व अंग्रेज अफसर किया करते थे। सन 1803 के आते आते इस सैनिक फौज की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई। अब किसी व्यापारिक कंपनी को अगर अपनी निजी फौज तैयार करने की आवश्यकता पड़े तो इससे आप उनके घिनौने इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं। अंग्रेजों का एकमात्र इरादा था हमारी सोने की चिड़िया को लूटना, और इसके लिए उन्होंने क्रूरता की सभी हदें पार कर डाली। यहां एक तथ्य नोट करना अति आवश्यक है कि भारत में इंग्लैंड की सरकार ने नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी, जिसका मकसद किसी भी कीमत पर सिर्फ पैसा कमाना था, ने अपने पैर जमाए, और इस लालची कंपनी ने अंग्रेज सरकार के अनेकों मंत्रियों को भी रिश्वत देकर अपना गुलाम बना रखा था। यही नहीं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसों व हुकूमत की लालच देकर व डर एवं बल के प्रयोग से मुगल व हिंदू शासकों को कमजोर करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे अंग्रेजों द्वारा भारत की लूट व भारतवासियों पर होने वाले अत्याचारों का सिलसिला आगे बढ़ा, वैसे वैसे ब्रिटिश राज ने अपनी क्रूरता को नई परिभाषाएं देना शुरू किया। उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया कि वह तो गवार भारतीयों को पढ़ा रहे हैं, पिछड़े हुए समाज में रेल, सड़क व पुल जैसी आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं, और अभद्र लोगों को सभ्य बना रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वे हर काम बस लूट के उद्देश्य से ही कर रहे थे। मसलन रेल व्यवस्था बनाने का एकमात्र कारण था कि वह तेजी से लूट के सामान, चाहे वह यहाँ की बेहतरीन कॉटन हो, टीक यानी सागवान के जंगलों की कीमती लकड़ी हो, या स्टील बनाने का कच्चा माल हो, इन सभी मूल्यवान सामग्रियों को वे जल्द से जल्द बंदरगाह तक ले जाना चाहते थे, और वहां से वे लूट समुद्री मार्ग से इंग्लैंड भेज दी जाती थी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आप इस लूट का अंदाजा लगा पाएंगे। लॉर्ड क्लाइव, जिसने 1744 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित किया, वह बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला ब्रिटिश गवर्नर था। क्लाइव जब 1767 में भारत से इंग्लैंड वापस गया तो वह यहां से इतना धन लूट ले गया कि पूरे यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति बन बैठा। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश राज ने भारत से तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे। 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है 82 लाख करोड़ रुपए। ये पूरे ब्रिटेन के जीडीपी का 17 गुना है। इस लूट का नतीजा यह हुआ कि सन 1911 के आते आते
भारतीय जनता इतनी गरीबी में डूब गई कि एक वक्त का खाना भी जुटा पाना मुश्किल हो गया और भारतीयों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर के मात्र 22 साल रह गई। दोस्तों, भारतीय सभ्यता जो कि विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, जिसका प्रामाणिक इतिहास 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है और जिसने पूरे विश्व को धर्म, ज्ञान, विज्ञान व मानवता के अनूठे सूत्र दिए, इस सभ्यता के हजारों वर्षों तक जीवित रहने का एक रहस्य है हमारी अद्भुत परंपराएं। जी हाँ, हमारे पूर्वजों ने हमारी सभ्यता के गहरे ज्ञान को रोजमर्रा की जीवन शैली में अनूठी परंपराओं के तौर पर शामिल कर दिया था और पीढ़ी दर पीढ़ी ये अनूठी परंपराएं जीवन को पोषित करते हुए भारत और भारतवासियों को सुदृढ़ करती रही। भारत को आर्थिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उड़ान देने तथा भारत को सोने की चिड़िया बनाने में इन परंपराओं की गहरी भूमिका है। अब अंग्रेज ये भाप गए थे कि अगर इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह से लूटना है और भारतीयों को लंबे समय तक गुलाम बनाकर उनका भरपूर शोषण करना है तो किसी भी कीमत पर इन परंपराओं को तोड़ना होगा और भारत के इन अत्यंत प्रतिभावान व वैज्ञानिक लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि वे बहुत ही पिछड़े हुए, असभ्य व गंवार लोग हैं। दोस्तों, अगर आपका पैसा लूट लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेहनत करके उसे फिर कमा सकते हैं। मगर अगर आपका आत्मविश्वास व स्वाभिमान लूट लिया जाए तो उसे वापस कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारा स्वाभिमान व आत्मविश्वास जुड़ा था हमारी अत्यंत प्राचीन व वैज्ञानिक परंपराओं से और अंग्रेजों ने उसे ही अपना निशाना बनाया। हमारी विकसित सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ वे हमें एक ऐसी मानसिक गुलामी दे गए जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। तो आइए आज कुछ ऐसी परंपराओं पर नजर डालते हैं जो दिखने में तो सामान्य लगती हैं और आजकल हम उनकी उपेक्षा भी कर देते हैं, मगर जो प्राचीन काल से हमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ तथा अर्थपूर्ण जीवन के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। मगर यह अजीब बात है कि अंग्रेजों द्वारा दी हुई किसी भी आदत की हम जांच तक नहीं कर रहे और बस इश्तिहार व सहूलियत देखकर हम अंधाधुंध उनका अनुसरण कर अपना गहरा नुकसान आज तक कर रहे हैं। भारत की संतानों, जागो 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 रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया। नए भारत की सुगंध, द सीकर अगरबत्ती के संग, द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन। दोस्तों, इस विषय में सबसे पहले हम भोजन से जुड़ी कुछ अद्भुत परंपराओं की बात करते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के लोग प्रकृति व प्रकृति के नियमों के साथ गहरे में जुड़े थे। हमारे यहाँ ब्रह्मकाल यानी सूर्य देव के आने से पहले उठ जाने का प्रचलन था और शाम को हम सूर्य अस्त तक अपने सभी काम खत्म कर सोने की तैयारी शुरू कर देते थे। आज की मॉडर्न साइंस इसे सर्केडियन रिदम के नाम से जानती है और मानव स्वास्थ्य के लिए इस सर्केडियन रिदम को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, उन दिनों के भारत में दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करने की ही प्रथा थी। क्योंकि हमारा जीवन व दिनचर्या सूर्य के साथ जुड़ी है, इसलिए हम सुबह पूजा अर्चना के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लिया करते थे। इसके गहरे वैज्ञानिक कारण भी हैं। पहला, सूर्य हमारी पाचन अग्नि के स्वामी है। हमारा पाचन तंत्र कमल के समान होता है
जो सूर्य उदय के साथ खिलता है और सूर्य अस्त के बाद बंद हो जाता है। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच हमारी पाचन अग्नि सबसे अधिक होती है और इसी समय दिन का पहला भोजन करना अच्छा है। इसी तरह शाम को सूर्यास्त से पहले 5 से 7 बजे के बीच में दिन का दूसरा भोजन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद किया हुआ भोजन शरीर को अधिक लाभ नहीं दे पाता। उस समय हमारी पाचन अग्नि बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा, 2 भोजन के बीच के अंतराल वो उसके आगे पीछे हम पानी व छाछ इत्यादि के अतिरिक्त कुछ भी ठोस आहार नहीं ग्रहण करते थे। इस प्रक्रिया में शरीर को भोजन से संपूर्ण पोषण लेने तथा सेल्स को रिपेयर करने का पूरा अवसर मिल जाता था। आजकल इसे ही इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है और लोग इसको खूब फॉलो करके अपनी सेहत को सुधार रहे हैं। अंग्रेजों के आने से हमारी खाने की ये व्यवस्था टूटने लगी और हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के गुलाम होने लगे। आज भी अगर आप अपने आसपास देखें तो ज़्यादातर बीमारियां अधिक खाने व गलत समय खाने की वजह से हो रही हैं, ना कि कम खाने से। दोस्तों, भोजन की बात को अब आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि प्राचीन काल से ही हम मोटे अनाज मसलन जवार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोडो व सांवा आदि का मुख्य रूप से सेवन करते थे। इन्हें इंग्लिश भाषा में मिलेट्स भी कहा जाता है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाए रखने में इस मोटे अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि यह अनाज पोषक तत्वों से भरपूर है, इसमें कीड़ा आसानी से नहीं लगता, इन्हें उगाने में ज्यादा पानी या अन्य केमिकल उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये खराब मौसम में भी आसानी से उगते हैं। और तो और कटाई के बाद इनको बिना खराब हुए लंबे समय तक रखा जा सकता है। लेकिन अंग्रेजी राज में इन मोटे अनाजों यानी मिलेट्स को गरीबों और गंवारों का भोजन करार देकर हमारी थाली से बाहर निकाल दिया गया और इसकी जगह गेहूं, चावल और मैदे ने ले ली। इसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर तो खराब प्रभाव पड़ा ही साथ हमारे देश की आर्थिक व हमारे पर्यावरण की सेहत भी बिगड़ने लगी। आज विश्व के कई बड़े कृषि विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि उच्च प्रतिरोधक क्षमता के कारण मोटे अनाज पर्यावरण के लिए, इसे उगाने वाले किसानों के लिए, मिट्टी के लिए और सभी लोगों के लिए सस्ते और अच्छे पोषण विकल्प प्रदान करते हैं। दोस्तों, अकेले बाजरे की ही बात करें तो ये रेशे यानी फाइबर से भरपूर होता है। इसमें मैग्नीशियम व विटामिन B3 के साथ प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। जिस मोटे अनाज का सेवन भारत सदियों से करता रहा और जिसे अंग्रेजों ने गंवारों का अन्न करार दिया, आज भारत से प्रेरणा लेकर पूरा विश्व उसे ही अपने स्वास्थ्य के लिए उगाना शुरू कर रहा है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज को हमारी थाली में दोबारा लाने के लिए मिलेट अभियान आरंभ किया है। दोस्तों, अब अंग्रेज तो भारत से चले गए, मगर जाते जाते हमारी थालियों में वे 3 सफेद जहर डाल गए, जो आज अनेकों गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। ये 3 सफेद जहर हैं सफेद आटा यानी मैदा, जिसे लोग सुपर फाइन आटा भी कहते हैं, सफेद चीनी, इससे पहले भारत में हम सिर्फ गुड़ व शक्कर जैसे नेचुरल मिठास का ही प्रयोग करते थे, और तीसरा सफेद नमक। याद दिला दूं कि भारत में हम सदियों से पहाड़ी या सेंधा नमक ही इस्तेमाल करते थे। आज तो कई डॉक्टर्स भी हमें अंग्रेजों द्वारा दिए गए इन 3 सफेद जहरों से दूर रखने की हिदायत दे रहे हैं। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारी भोजन की थाली नहीं बल्कि भोजन को किस अवस्था व किस तरह ग्रहण किया जाए उसे भी बर्बाद कर दिया। इस विषय में आपको एक रोचक बात बताता हूँ। अंग्रेजों के आने से पहले हम सब जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे। अब अंग्रेज अपने साथ कुर्सी व डाइनिंग टेबल ले आए और कुर्सी पे बैठने को तो उन्होंने अमीर होने या बड़े आदमी होने की संज्ञा दे दी। उस समय अंग्रेजों के सामने कोई भी हिंदुस्तानी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था। कुर्सी पर तो सिर्फ मालिकों का अधिकार था। अब धीरे धीरे ये बात सबके मन में घर कर गई और हर आम आदमी के मन में कुर्सी पर बैठना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जैसा बन गया।
आज भी ज्यादातर लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर ही भोजन करते हैं, और जमीन पर बैठ के भोजन करना तो हमारी जीवन शैली से इतना दूर जा चुका है कि अनेकों लोग अब जमीन पर पालथी लगाकर बैठने में सक्षम ही नहीं रहे। दोस्तों, जमीन पर बैठ भोजन करने की परंपरा के कई फायदे हैं। जैसे पहला, कुर्सी टेबल पर बैठ भोजन करने से लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं और मोटापे का शिकार होते हैं, क्योंकि जब आप जमीन पर पालथी लगाकर बैठते हैं और भोजन करते हैं तो आपका पेट एक प्राकृतिक ढंग से दबता है और आपको जरूरत से अधिक खाना खाने नहीं देता। दूसरा, जमीन पर उठते बैठते हुए आपके अंग नेचुरली ही व्यायाम करते हैं, जिससे जोड़ों में लचीलापन व मांसपेशियों में बल आता है। यह हृदय में रक्त प्रवाह को भी नियंत्रित करता है। तीसरा, धरती से हमारा प्राकृतिक संबंध बना रहता है, जो कि हमारे शरीर व धरती के बीच के विद्युत सर्किट को पूरा करता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और चौथा, धरती पर बैठ भोजन करना हमारी पाचन प्रक्रिया को भी बेहतर करने में मदद करता है। दोस्तों, जमीन पर बैठ भोजन करने की परंपरा को छोड़ हम इन सभी फायदों से वंचित हो गए और अनजाने में अनेकों बीमारियों को निमंत्रण दे बैठे हैं। क्योंकि बात भोजन की चल रही है तो आइए थोड़ा खाना बनाने की विधि पर भी बात कर ली जाए। आज अक्सर सभी घरों में हम एल्युमिनियम के बर्तन जैसे कढ़ाई, प्रेशर कुकर इत्यादि में खाना पकाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार एल्युमिनियम में खाना पकाना, और वह भी प्रेशर कुकर में, ये एक बड़ी भूल है, क्योंकि यह हमारे भोजन को कई मायनों में दूषित कर देता है। एक तो प्रेशर कुकर में पकाने से भोजन के ज्यादातर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और एल्युमिनियम तो धीरे धीरे रिस के हमारे भोजन को विषाक्त कर देता है। दोस्तों, कई अपुष्ट रिपोर्ट्स के अनुसार ये एल्युमिनियम के बर्तन तथा प्रेशर कुकरों का इस्तेमाल ब्रिटिश राज ने भारतीय जेलों में स्वतंत्रता संग्राम के कैदियों के लिए शुरू किया था, क्योंकि वे जानते थे कि इन बर्तनों में बनाया व परोसा हुआ भोजन कैदियों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से ग्रस्त कर देगा और विद्रोहियों का यह समूह धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। भारतीय परंपरा में तो हम हमेशा से या तो मिट्टी के खुले मुंह वाले बर्तनों में खाना बनाते थे, या फिर उन धातुओं के बर्तन यूज करते थे जो मानव शरीर के लिए सबसे उपयुक्त हो, जैसे तांबा व पीतल इत्यादि। मगर यह अजीब बात है कि अंग्रेजों द्वारा दी हुई किसी भी आदत की हम जांच तक नहीं कर रहे, और बस इश्तिहार व सहूलियत देखकर, और अगर अंग्रेजों ने दिया है तो सही ही होगा मानकर, हम अंधाधुंध उनका अनुसरण कर अपना गहरा नुकसान आज तक कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ भोजन व भोजन से जुड़ी हमारी सेहतमंद परंपराओं के क्षेत्र में ही अंग्रेजों ने हमें इतनी हानि पहुंचाई, जिस सब का खुलासा यहाँ एक एपिसोड में कर पाना असंभव है। मगर आप ये जान लें कि अपनी अत्यंत प्राचीन व वैज्ञानिक परंपराओं को छोड़ ये जो वेस्ट द्वारा दी गई मॉडर्न होने की दौड़ में हम सब लगे हैं, इसके भयानक दुष्परिणाम हो रहे हैं। भारत में शुगर की बीमारी, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर जैसे अनेकों रोग आज घर घर में देखने को मिल रहे हैं। इसका एकमात्र कारण अपनी परंपरागत जीवन शैली से दूर हो जाना है। अब समय आ गया है कि इन अमूल्य व वैज्ञानिक परंपराओं को हम फिर से अपने जीवन में उतारें, तभी हम सही मायनों में पुनः विश्व गुरु का दायित्व निभा पाएंगे। हर बार की तरह मैं आपको बस 5 सुझाव देता हूँ। भारत की संतानों, जागो 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 रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया। नए भारत की सुगंध, द सीकर अगरबत्ती के संग।
the seeker incense, invoking the divine. दोस्तों, परंपरा के इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक और अद्भुत तथ्य आपसे साझा करता हूँ। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में नंगे पांव चलने की प्रथा थी। अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी लोग नंगे पांव ही चला करते थे। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस तरह नंगे पांव चलने को भी अशिक्षित, असभ्य, पिछड़ा हुआ व गंवार होने की संज्ञा दे दी। क्योंकि अंग्रेज तो हमेशा मोजे, जूते व सैंडल आदि में ही घूमते थे। इन सब के पीछे भी कई बड़े वैज्ञानिक कारण थे। पहला, जमीन पर नंगे पांव चलने से हमारी चेतना व सतर्कता दोनों ही मजबूत होती हैं। दूसरा, जमीन पर नंगे पांव चलने से हमें तुरंत आराम, शांति और सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलती है, जिससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा में रक्तचाप को सामान्य करने के लिए 10 से 15 मिनट तक नंगे पैर चलने की सलाह दी जाती है। तीसरा, खुद को मिट्टी और जमीन के संपर्क में लाने से हमें एक और अद्भुत फायदा होता है। मिट्टी में पाए जाने वाले शक्तिशाली रोगाणु स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी का निर्माण करने में मदद करते हैं। ये रोगाणु हमारी त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारी आंत के माइक्रोफ्लोरा में अच्छे बैक्टीरिया को खुराक उपलब्ध करवाते हैं, जिससे हम मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा मिलता है। चौथा, नंगे पैर असमान सतह पर चलने के कारण हमारे पैर पर कई एक्यूप्रेशर बिंदु सक्रिय हो जाते हैं। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सभी महत्वपूर्ण अंगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस नंगे पांव चलने की प्रथा को अंग्रेजों ने पिछड़े हुए व गंवार होने की संज्ञा दी, उसके फायदों को आज अनेकों देशों में अलग अलग नामों से प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में अब कई ऐसी कंपनियां खुल गई हैं जो लोगों को नंगे पांव चलने का अभ्यास करवाती हैं और एक थेरेपी यानी उपचार के रूप में इसका प्रयोग करती हैं। कहा जाता है कि आप प्रकृति के जितने करीब होंगे, आप उतने ही खुश और स्वस्थ होंगे। नंगे पैर चलने को ग्राउंडिंग का अभ्यास भी कहा जाता है और आज इंटीग्रेटेड मेडिसिन, नेचुरोपैथी व आयुर्वेद के कई डॉक्टर्स इसे बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मतलब यह है कि जमीन पर नंगे पैर चलना आपके शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए किसी अद्भुत दवा से कम नहीं है। दोस्तों, भारतीय परंपरा में ऐसी असंख्य बातें हैं जिसने हमें व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक रूप से इतना स्वस्थ और संपन्न किया कि भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा। लेकिन पश्चिम के प्रभाव में आकर हमने इन सब बातों को छोड़ दिया। अब समय आ गया है कि इन अमूल्य व वैज्ञानिक परंपराओं को हम फिर से अपने जीवन में उतारें। हमें देख विश्व के अन्य समाज भी भारत के पदचिन्हों पर चलने लगेंगे और सदियों पुरानी इस परंपरा से लाभ उठाएंगे। तभी हम सही मायनों में पुनः विश्व गुरु का दायित्व निभा पाएंगे। दोस्तों, अपनी परंपराओं को अपनी जीवन शैली में फिर से लाने के लिए और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और इसके लिए हर बार की तरह मैं आपको बस 5 सुझाव देता हूँ। पहला, दिन का कम से कम एक बार का भोजन जमीन पर बैठकर अपने परिवार के साथ ग्रहण करें। दूसरा, अपनी थाली में मोटे अनाज की मात्रा बढ़ाएं और जहां तक संभव हो सफेद आटा, सफेद नमक व सफेद चीनी से दूर रहें। तीसरा, रोज कम से कम 15 से 30 मिनट नंगे पैर घास या मिट्टी की सतह पर चले। चौथा, प्रयास करें कि सूर्योदय से पहले उठें और सूर्यास्त से पहले भोजन करें और भोजन करते समय टीवी, मोबाइल व लैपटॉप आदि से दूर रहें। पांचवा, अपनी रसोइयों से एल्युमिनियम के बर्तन व प्रेशर कुकर को हटा मिट्टी की कढ़ाइयों व पीतल, तांबे के बर्तन इत्यादि यूज करें। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर
इन अनमोल व जीवनदायी परंपराओं को अपने जीवन में लाएंगे और इनकी जानकारी अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करेंगे तो भारत को फिर से स्वस्थ व संपन्न कर सोने की चिड़िया बनने से विश्व की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इसके साथ ही सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान का यह 7वां व अंतिम एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और आपसे एक नई सीरीज में फिर मिलने की कामना करते हैं। धन्यवाद।